हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। आज हम डिस्कस करेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, रिसेंटली इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने और यूके की ट्रेड सेक्रेटरी एन मॉरी ट्रेवेलियन ने इंडिया और यूके के बीच जल्द से जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए निगोशिएशंस स्टार्ट किए हैं और आने वाले समय में हमको दोनों कंट्रीज के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे आखिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इंडिया और यूके के बीच क्या इश्यूज हैं, और लास्टली हम देखेंगे इंडिया के लिए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेसिकली दो कंट्रीज के बीच एक एग्रीमेंट होता है, एक पैक्ट होता है, जहां पर दोनों कंट्रीज एक दूसरे के बीच जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उसमें आ रहे ट्रेड बैरियर्स को कम करना चाहती हैं। इम्पोर्ट मतलब जब हम किसी दूसरी कंट्री का गुड खरीदते हैं तो उसको इम्पोर्ट बोला जाता है, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब हम हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई गुड्स को भेजते हैं। तो फ्रेंड्स, इंपोर्ट के टाइम और एक्सपोर्ट के टाइम दोनों टाइम इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। इस वजह से गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें किस तरीके के बैरियर्स होते हैं, ट्रेड बैरियर्स होते हैं, तो दो तरीके के ट्रेड बैरियर्स देखने को मिलते हैं। एक होते हैं टैरिफ बैरियर्स और एक होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स तो बेसिकली आप अप्लाई करते हैं डायरेक्ट इंपोर्ट ड्यूटी के फॉर्म में, एक्सपोर्ट ड्यूटी के फॉर्म में या ट्रांजिट ड्यूटी के फॉर्म में। मगर नॉन टैरिफ बैरियर्स गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से आते हैं, रेगुलेशन की वजह से आते हैं, जहां पर कंट्रीज कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाती हैं जिसके तहत कोई भी गुड्स वो अपनी कंट्री में नहीं लेंगी अगर वो उनके स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करेगा। खासकर ये चीज़ें हमको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, केमिकल प्रोडक्ट्स में देखने को मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, जब इंडिया और यूके यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे तो वो इन बैरियर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और डिसाइड करेंगे किस तरीके से इन बैरियर्स को वो धीरे धीरे कम करेंगे ताकि दोनों कंट्रीज के बीच एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़े, गुड्स का भी और सर्विसेज का भी। आइए अब हम देखते हैं क्या इम्पैक्ट होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA साइन करने का। फ्रेंड्स, FTA साइन करने का एडवांटेज भी हो सकता है, डिसएडवांटेज भी हो सकता है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं FTA साइन करने के। सबसे पहले हम देखते हैं कि FTA साइन करने के बाद कि एफिशिएंसी इंक्रीज होती है कंपनीज, क्योंकि दूसरी कंट्रीज की कंपनीज जब आती हैं कंपटीशन बढ़ जाता है बिटवीन कंपनीज और वो अपनी रिसोर्सेज का बेटर इस्तेमाल करती हैं। नॉलेज और स्किल में डेवलपमेंट किया जाता है ताकि वो दूसरी कंपनीज से कंपटीशन कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पर देखा गया है कि इकोनॉमीज ऑफ स्किल्स भी बढ़ जाती हैं। फ्रेंड्स, इकोनॉमीज ऑफ स्किल्स का मतलब होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है पर प्रोडक्ट कम हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पर एक पेन मैन्युफैक्चर करने वाला 100 पेन बनाता था, मगर अब उसके पास मार्केट बढ़ गया है इसलिए वो 200 पेन बना सकता है, और जब वो 200 पेन्स बनाएगा तो कॉस्ट ऑफ पर पेन कम हो जाती है। नेक्स्ट हम ये भी देखते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। यहाँ पर हम इंडिया और यूके के केस में देख सकते हैं कि यूके की कंपनीज यहाँ पर आके अपने प्लांट्स लगा सकती हैं, इंडियन कंपनीज के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट भी कर सकती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ जाती है। कंज्यूमर स्पेंडिंग इसलिए बढ़ती है क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, उनकी कॉस्ट कम हो जाती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी कम होने की वजह से, और जब कंपटीशन भी बढ़ता है तो कंपनीज प्राइसेस कम कर देती हैं कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए। और लास्ट में हम देखते हैं FTA साइन करने की वजह से दोनों कंट्रीज के बीच पॉलिटिकल और सिक्योरिटी टाइज और मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि दोनों कंट्रीज के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और अब वो दोनों कंट्रीज एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करती हैं। आइए अब हम देखते हैं क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं FTA साइन करने के। FTA साइन करते वक्त इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि कुछ डोमेस्टिक कंपनीज, लोकल कंपनीज, ब्रांडेड कंपनीज को कॉपी कर सकती हैं। इसलिए यहाँ पर जरूरी है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग लॉज स्ट्रिक्ट बनाए जाएं और उनको एनफोर्स भी किया जाए ताकि हेल्दी कंपटीशन देखने को मिले बिटवीन कंपनीज। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पर असर पड़ता है, और जब वो कंपटीशन सर्वाइव नहीं कर पाती हैं तो वो बंद भी हो सकती हैं। इसलिए यहाँ पर FTA साइन करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि हर कंट्री अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर पाए। नेक्स्ट ये भी देखा गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज के वर्कर्स को प्रॉपर सेफगार्ड प्रोवाइड नहीं करती हैं जो वो अपनी कंट्रीज के वर्कर्स को करती हैं। और साथ में हम ये भी देखते हैं कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पर ध्यान नहीं दिया जाता है जब हम FTA साइन कर रहे होते हैं, और यहाँ पर गवर्नमेंट की इनकम जो टैक्स रेवेन्यू से होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि उसने इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटीज को बहुत कम कर दिया है। मगर गवर्नमेंट्स यहाँ पर उम्मीद करती हैं कि उनकी इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ जाती है। ये तो बात हुई कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। आइए अब हम देखते हैं
FTA साइन करने से पहले इंडिया और यूके के बीच क्या इश्यूज हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूके ने हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है। यूके का कहना है हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स उनके स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने इनको बैन करा है। फ्रेंड्स, बेसिकली यहाँ पर यूके ने एक नॉन टैरिफ बैरियर लगाया है इंडिया के प्रोडक्ट्स पर, जिसके बारे में हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था। नेक्स्ट यहाँ पर यूके का कहना है इंडिया में ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर और रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है, जिस वजह से यूके की कंपनियां एंट्री नहीं कर पाती हैं, खासकर वो छोटी और मीडियम कंपनीज जिनके पास पैसा और रिसोर्सेज कम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर रूल्स ऑफ ओरिजिन का भी इशू उठाया गया है इंडिया द्वारा। फ्रेंड्स, रूल्स ऑफ ओरिजिन का मतलब है यहाँ पर हम कैसे पता कर पाएंगे कि कोई प्रोडक्ट ब्रिटेन में बना है कि यूरोपियन कंट्रीज में बना है, जर्मनी में बना है कि फ्रांस में बना है। ये इशू इंडिया ने इसलिए उठाया है क्योंकि यूके की बहुत सारी ऑटो मैन्युफैक्चरर कंपनीज जो हैं वो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज से कंपोनेंट्स लेती हैं, और यहाँ पर जब हम FTA साइन करते हैं तो हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि वो प्रोडक्ट उसी कंट्री से आ रहा है जिससे हमने FTA साइन करा है। अगर ऐसा हम नहीं कर पाते हैं तो दो कंट्रीज के बीच हुए FTA का एडवांटेज तीसरी कंट्रीज उठा सकती हैं। और लास्टली सबसे बड़ा इशू इंडिया के लिए यही है कि इंडिया की कंपनीज यूके जाकर अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाएं और अपने ट्रेड को बढ़ा पाएं, नहीं तो पूरा पर्पस डिफीट हो जाएगा FTA का। फ्रेंड्स, ये कुछ इश्यूज हैं बिटवीन इंडिया एंड यूके, मगर इंडिया और यूके के बीच इस वक्त बहुत सारे ब्राइट स्पॉट्स भी हैं, आइए उनको देखते हैं। इंडिया और यूके ने 2021 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की। फ्रेंड्स, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब होता है कि अब दोनों कंट्रीज म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए काम करेंगी और अपने बीच कोऑपरेशन को बढ़ाएंगी। इस पार्टनरशिप को साइन करने के बाद यूके और इंडिया ने एक रोड मैप दिया है 2030 तक के लिए, जहां पर दोनों कंट्रीज अपना कोऑपरेशन बढ़ाएंगे हेल्थ, क्लाइमेट, ट्रेड, एजुकेशन, साइंस एंड टेक एंड डिफेंस सेक्टर्स में। नेक्स्ट हम ये भी देखते हैं कि यूके एक वर्ल्ड लीडर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। यूके के अंदर लेस देन 1% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन होती है, मगर वो 4.5% ऑफ द वर्ल्ड रिसर्च करता है और साथ में 8% रिसर्च पेपर यूके से ही आते हैं। इस रिसर्च का इंडिया को भी काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है जब इंडिया और यूके के बीच कोऑपरेशन बढ़ेगा। और साथ में हम ये भी देखते हैं कि यूके इस वक्त इंडिया को एक ग्लोबल प्लेयर की तरह प्रोजेक्ट कर रहा है, जहां पर उसने बोला है कि वर्ल्ड में कोई भी मेजर डिसीजन इंडिया के बगैर नहीं लिया जा सकता। और हम ये भी देखते हैं कि इंडिया यूके के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया इस वक्त सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है यूके में, और हम ये भी देखते हैं कि लगभग 14 लाख इंडियन ओरिजिन के लोग यूके में रहते हैं और लगभग 1000 से ज़्यादा इंडियन कंपनीज यूके में बेस्ड हैं और वहाँ पर काम कर रही हैं। फ्रेंड्स, ये बताता है कि इंडिया और यूके के बीच रिलेशंस काफ़ी अच्छे चल रहे हैं और दोनों के बीच अगर म्यूचुअल कॉपरेशन और बढ़ेगा तो दोनों कंट्रीज़ की कंपनीज को और लोगों को फ़ायदा मिलेगा। आइए देखते हैं कि FTA इंडिया के लिए आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। यहाँ पर ये उम्मीद है कि ये FTA इंडिया के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सपोर्ट करेगा, क्योंकि यूके के इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे और यूके की कंपनीज यहाँ पर आकर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स खोलेंगी। और यहाँ पर यह भी उम्मीद लगाई जा रही है कि इंडिया और यूके के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है वो लगभग डबल हो जाएगा बाय 2030, यानी कि जो ट्रेड लगभग इस वक्त $25 बिलियन का है वो $50 बिलियन का हो जाएगा बाय 2030। और साथ में यहाँ पर यह भी उम्मीद है कि जब यूके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो वो जॉब्स क्रिएट करने में काफ़ी कारगर होगा और इंडिया के जो IT प्रोफेशनल्स हैं और IT सर्विसेज हैं वो भी यूके में जाकर सर्विस कर सकेंगे और हमारी IT कंपनीज भी ग्रोथ रजिस्टर करेंगी यूके में भी और इंडिया में भी। नेक्स्ट यहाँ पर हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि यूके के इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे और इंडिया की कंपनीज यूके में जाकर बॉन्ड इशू कर सकती हैं, जिनको हम मसाला बॉन्ड्स बोलते हैं, और यूके में जाकर कैपिटल जनरेट कर सकती हैं अपनी कंपनी के लिए। और यहाँ पर यूके अपनी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काफ़ी फेमस है और वो हेल्प कर सकता है इंडिया को अपने 2030 रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स को अचीव करने के लिए। और अगर बात की जाए कि सबसे इम्पोर्टेंट कारण क्या है, तो हम देखते हैं इंडिया इस वक्त वियतनाम और बांग्लादेश से ट्रेड कंपटीशन में पीछे होता जा रहा है। और यहाँ पर रिसेंट पास्ट में वियतनाम और बांग्लादेश ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है, जो कि एक मैटर ऑफ कंसर्न है इंडिया के लिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, जिस वजह से इंडिया के पास ट्रेड डेफिसिट है और वो लगातार इंक्रीज हुआ है पिछले 10 सालों में। मगर यहाँ पर वियतनाम और बांग्लादेश दोनों ही एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं
और ट्रेड सरप्लस है उनके पास। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ी कंपनियां जैसे कि सैमसंग, कैनन, H&M, नाइक, एडिडास एक्सेट्रा, ये कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा रही हैं वियतनाम में, ना कि इंडिया में। और इस ग्रोथ की वजह से ही वियतनाम और बांग्लादेश दोनों ही कंट्रीज वेल्थ जनरेट कर पाई हैं, अपने सिटीजन्स के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पाई हैं और लाखों लोगों को उन्होंने पॉवर्टी से बाहर निकाला है। इसलिए यहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही है कि ऐसे FTA साइन करने से इंडिया के अंदर भी ऐसी ग्रोथ देखने को हमको मिलेगी। और लास्टली सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं कि इस वक्त वर्ल्ड कंट्रीज एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही हैं अगेंस्ट चाइना। और यहाँ पर इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को प्रेजेंट करे एज एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना, क्योंकि ऐसा करने से इंडिया में FDI बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ट्रेड में ग्रोथ होगी और जो इंडिया का टारगेट है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसको हम जल्द से जल्द अचीव कर पाएंगे। मगर इस वक्त देखा जाए तो जो 56 कंपनीज चाइना से बाहर निकली थी, उनमें से सिर्फ 8 कंपनीज ही इंडिया आई और 26 कंपनीज वियतनाम चली गई। इसलिए यहाँ पर इंडिया को जरूरत है कि वो उभर कर सामने आए और अपने आप को प्रोजेक्ट करे एज एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना। और आने वाले समय में इंडिया FTA साइन कर सकता है USA से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोपियन यूनियन से और बाकी और कंट्रीज से भी, जो काफ़ी मदद करेगा इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने इन डिटेल डिस्कस करा है FTA के बारे में, और अगर आप ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।